हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। तो हम लोग क्लास 12 के पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, मेगास्पोरोजेनेसिस देखा। अब हमें बात करनी है पॉलिनेशन की। तो पहले तो बात करते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। हम लोग पहले यानी बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। अगर हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं पॉलिनेशन का सिंपल मतलब होता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ, डेफिनेशन है ये, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains। अब pollen grains होते क्या है? pollen grains are the male gametophyte। pollen grains male gametophyte होते हैं, pollen grains male gamete नहीं होते हैं। तो it is a transfer of pollen grains from anther। anther क्या है? it is the male reproductive organ of a flower to the, कहां से कहां तक जाएंगे? तो anther से निकलेंगे pollen grains और ये पहुंचेंगे to the स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन की वन लाइन डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। अब क्योंकि हमने पॉलिनेशन की बात करी और पॉलिनेशन हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो देखा था दैट पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप। वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। बट इन क्लास 12th we will study that pollination are of three types. One is the autogamy, ketenogamy and the other one is the xenogamy। तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ऑटोगैमी। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बायोलॉजी मतलब टर्म को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब हो जाता है सेल्फ और गैमी का मतलब होता है मैरिज। मैरिज यानी कि फ्यूजन की बात यहाँ पे करी गई है। तो ऑटोगैमी का मतलब हो गया इट इज कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होगा क्या? जो एंथर है, एक फ्लावर है मानो, देखो जरा ध्यान ध्यान देंगे ऑटोगैमी में हो क्या रहा है। हमने बोला ये हमारे पास एक लौता प्लांट है, दिस इज द प्लांट नंबर 1। अब इस प्लांट में एक फ्लावर बन रहा है जो कि बाइसेक्सुअल टाइप है। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में मिल रहे हैं। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर हमने बोला इसी फ्लावर में से एंथर का पॉलन निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड किया, यानी यहाँ फ्लावर से में फ्लावर नहीं बदल रहा है, एक प्लांट के एक फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो इसी को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। देखो डेफिनेशन भी कह रही है ऑटोगैमी की, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज इन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर ऑटोगैमी होनी है यानी सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो इस केस में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा एंथर से वो सेम टाइम पे होना चाहिए जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो। स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी से कहने का मतलब है कि जो फीमेल पार्ट है ये सेम टाइम पे मैच्योर हो जब मेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, तभी इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी हो गया, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब क्योंकि हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे इन द केस ऑफ ऑक्सैलिस, नेक्स्ट इज द कॉमेलिना और वायोला। इन प्लांट स्पीशीज में देखा गया है कि ये दो टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। एक होता है chasmogamous flower, one type of the flower is the chasmogamous flower and the other type is the क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, दो टाइप के फ्लावर्स है, chasmogamous flower and the क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर हम यहाँ पे chasmogamous flower की बात करें तो chasmogamous flowers are the those flowers which remain open, these are the flowers which are called as the open type of flower। अगर यही हम क्लिस्टो की बात करें तो क्लिस्टो का मतलब हो जाता है ये ऐसे फ्लावर हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं। तो हमने देखा इन स्पीशीज में दो टाइप के फ्लावर बन रहे हैं, chasmogamous फ्लावर एंड दी क्लिस्टोगैमस फ्लावर। chasmogamous फ्लावर को ओपन बोला, ओपन फ्लावर का मतलब हुआ कि जो एंथर और जो स्टिग्मा है यानी ये जो एंथर और जो फीमेल पार्ट है ये दोनों एक्सपोज्ड होते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपोज्ड होंगे तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा,
साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है। तो इन द केस ऑफ चास्मोगैमस फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अब अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो देखो ये फ्लावर क्लोज इस तरीके से रहते हैं, यहीं पे अंदर बन जाता है एंथर जो कि मेच्योर भी हो जाएगा अंदर, और यहीं पे बन जाएगा फीमेल पार्ट स्टिग्मा, यहाँ पे रिसेप्टिव भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्लिस्टोगैमस देखो क्लोज है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्योंकि ये बंद है तो इसी फ्लावर के पॉलन से, इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलेगा और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया चास्मोगैमस फ्लावर्स आर दी ओपन फ्लावर, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये क्लोज्ड है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस निल होते हैं। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। चास्मोगैमस फ्लावर के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो किसी दूसरे प्लांट से पॉलन आएंगे तो यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस होते हैं, यानी कि इन द केस ऑफ चास्मोगैमस फ्लावर वेरिएशंस कैन टेक प्लेस, यहाँ वेरिएशन होगा, यानी जेनेटिकली डिसिमिलर स्पीशीज भी आएंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर की तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एडवांटेज होते हैं कि देखो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, यानी यहाँ सीड सेट की गारंटी होगी। तो यहाँ हो गया अश्योर्ड सीड सेट, यहाँ पे सीड बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पे सीड ना बने। तो ये एडवांटेज है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। जैसे हमने दोनों के एडवांटेजेस देखे ऐसे डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। तो चास्मोगैमस फ्लावर के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो यहाँ पे सीड सेट बनेगा या नहीं बनेगा ये गारंटी नहीं होती, तो हम लिख दे रहे हैं सीड सेट इज नॉट अश्योर्ड। हो सकता है कभी पॉलिनेशन हो सकता है पॉलिनेशन ना हो, तो होने या ना होने दोनों की पॉसिबिलिटी है। दैट इज व्हाई वी से दैट इन द केस ऑफ चास्मोगैमस फ्लावर सीड सेट इज नॉट assured, which means it is the disadvantages of the चास्मोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट आ जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर की डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में वेरिएशन नहीं आ सकता है क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा दैट देयर इज नो वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ वेरिएशन आ ही नहीं सकता। तो ये हमने बात करी अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द चास्मोगैमस एंड द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर हम एक प्लांट में देखें कि कैसे ये चास्मोगैमस क्लिस्टोगैमस फ्लावर बन रहे हैं तो हमने बोला ये प्लांट का रूट पार्ट है, दिस इज द रूट ऑफ अ प्लांट, और दिस इज द स्टेम, यहाँ पे स्टेम है, हर जगह लीव्स प्रेजेंट होंगी। तो हमने बोला यहाँ पे एक फ्लावर बन रहा है, दिस इज अ फ्लावर व्हिच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, ये ओपन टाइप ऑफ फ्लावर है, और यहीं पे नीचे की साइड पे क्या होगा, जो फ्लावर बनेंगे क्लोज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो फ्लावर बन रहे हैं ये क्लोज टाइप के फ्लावर है। क्लोज टाइप के फ्लावर मतलब एंथर और जो स्टिग्मा है ये अंदर ही प्रेजेंट होगा, एंथर और स्टिग्मा यहाँ पे अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो ये जो फ्लावर है इसको हमने बोला चास्मोगैमस फ्लावर और दी ओपन टाइप ऑफ फ्लावर, और जो नीचे फ्लावर बना यानी यहाँ पे जो फ्लावर बना दिस इज दी क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर और दी क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एक अच्छा एग्जांपल देखें तो पीनट, मूंगफली होती है ना पीनट, तो पीनट का जो फ्लावर होता है दैट इज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो हम लोगों ने बात किया ऑटोगैमी की, जरा ऑटोगैमी को डायग्राम में देखें। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, pollen transfer strictly within the confines of a single individual flower। इस लाइन का मतलब है कि जो pollen grain होता है वो सेम फ्लावर के एंथर से निकल के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। तो देखो ये एक सिंगल फ्लावर है, ये पार्ट हो गया, दिस इज दी स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और नीचे प्रेजेंट है ओवरी। और अगर हम यहाँ पे एंथर की बात करें तो देखो ये सारे ढेर सारे एंथर दिए हुए, ये सब एंथर है यहाँ पे ऊपर, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, दिस इज दी एंथर। अब यहाँ पे होगा क्या, इस एंथर में से पॉलन, देखो सेम फ्लावर है, इस एंथर में से पॉलन ग्रेन निकला और ये पॉलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर। जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो यहाँ पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी यहाँ पे ऑटोगैमी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया एक टॉपिक जो था ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में याद रखेंगे सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम ऑटोगैमी कह देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दी गिटोनोगैमी। अच्छा नाम थोड़ा अलग सा है और इसका काम भी थोड़ा अलग सा है। तो गिटोनोगैमी का मतलब होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन भी है, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी है। ऑटोगैमी में हम लोगों ने देखा इट इज कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन, बट इन द केस ऑफ गिटोनोगैमी इट इज सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है। देखो बोला गया है गिटोनोगैमी में
ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the another flower of the same plant, another flower of the same plant, यानी प्लांट अभी भी ये एक है, दिस इज द प्लांट नंबर 1। अब यहाँ पे एक फ्लावर ये है, ठीक है, और दूसरा फ्लावर हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो एक हम जरा ध्यान दें, हमने दो अलग अलग फ्लावर बनाए जिसमें दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, दैट इज अ फ्लावर कंटेनिंग ओनली स्टेमिन। और दूसरा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है यानी सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, तो सच फ्लावर इज कॉल्ड एज द पिस्टिलेट फ्लावर। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर एंड द पिस्टिलेट फ्लावर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो पॉलन ग्रेन है, ध्यान दे, अभी प्लांट एक है, एक ही प्लांट है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर है। दिस इज द फ्लावर नंबर 1, दिस इज द फ्लावर नंबर 2। यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लावर था। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, ये अपर पार्ट है एंथर, यहाँ पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं। तो इस केस में दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, but within a same plant. So that is why we call this type of pollination is geitonogamy. इसको हम self cross pollination इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लांट सेम है, इसीलिए it is a type of self pollination। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर हैं, यानी यहाँ पे pollinating agents की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इसको हम क्रॉस pollination बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that functionally it is cross pollination, क्योंकि यहाँ पे काम ऐसा हो रहा है जैसे क्रॉस pollination हो, क्योंकि प्लांट सेम है इसीलिए we write that genetically it is similar to orthogamy, that is genetically it is self pollination but functionally it is cross pollination। अब जरा इसको और क्लियर डायग्राम में देखें तो देखो गिटेनोगैमी के लिए बोला गया है pollen travels to a neighboring flower but remain to the exact same plant, यानी एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है, so it is called as the गिटेनोगैमी। तो गिटेनोगैमी के केस में क्या हो रहा है, ये देखो दो अलग अलग फ्लावर, दिस इज द फ्लावर नंबर 1, दिस इज द फ्लावर नंबर 2। अब इस फ्लावर से यानी इस फ्लावर नंबर 2 से कई सारे पॉलन यहाँ पे है, इस एंथर पे ढेर सारे पॉलन बन रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो पॉलन है, इस फ्लावर से पॉलन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहे। देखो यहाँ पे स्टिग्मा पे पॉलन डिपोजिशन हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, दिस इज द स्टिग्मा, और इसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे पॉलन आके डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो, क्योंकि सेम प्लांट है, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, सो वी से दैट दिस इज द टाइप ऑफ गिटेनोगैमी। यहाँ पे बात आ जाती है दैट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली, क्योंकि प्लांट सेम है, जीन सेम रहेंगे, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने दो टाइप के पॉलिनेशन देखे, पहला देखा ऑटोगैमी जिसमें चास्मोगैमस क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर देखा, और दूसरा हम लोगों ने गिटेनोगैमी देखा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, जो है हमारा जेनोगैमी। तो थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जेनोगैमी। इस जेनोगैमी को हम एलोगैमी भी कहते हैं, जेनोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज द एलोगैमी। ठीक है, तो जेनोगैमी में हो क्या रहा है, इट इज कंप्लीटली, पहली बात तो क्रॉस पॉलिनेशन, ये पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पे प्लांट भी अलग है और उन पे फ्लावर भी अलग है। तो बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स के बीच के फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे। जरा दिस इज प्लांट नंबर 1 और हमने बोल दिया दिस इज प्लांट नंबर 2। ये एक पहला प्लांट है, दूसरा प्लांट है। यहाँ पे हमने बोला मेल फ्लावर बन रहे हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया फीमेल फ्लावर बन रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, दो अलग अलग प्लांट है, यहाँ पे ढेर सारे पॉलन बनेंगे, तो यही पॉलन जो है जब ये मूव करके स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट है, इसीलिए यहाँ पे जो नई स्पीशी बनेगी वो जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाएगी। तो बोला गया है, लिख रहा है यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन आ रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के पॉलिनेशन को हम जेनोगैमी, एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जरा इसको डायग्राम में देखें, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है जेनोगैमी के लिए, इट इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ये सच्चा क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी गिटेनोगैमी की तरह यहाँ नहीं कि प्लांट सेम हो, यहाँ पे प्लांट भी अलग होते हैं, इसीलिए इसे ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पॉलन ग्रेन है वो एक प्लांट के फ्लावर से निकल रहे हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जा रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक हनी भी बनी है, यानी कि ये हनी भी है क्या, इट इज दी पॉलिनेटिंग एजेंट, और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। देखो ये कर क्या रही है,
यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स को लेके जा रही है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा रही है, यानी ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में मदद कर रही है। एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। अब नेक्स्ट बोला गया है क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है ये क्रूशियल होती है एवोल्यूशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए। अब अडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई प्लांट एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, तो अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढालता है, तो इसी को बोल दिया जाता है अडेप्टेशन। और एवोल्यूशन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि धीरे धीरे करके स्पीशीज इवॉल्व होती गई है और एडवांस स्पीशीज आती गई है, तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की मदद से ही नई नई स्पीशीज धीरे धीरे बनती चली जाती है। आगे बोला गया है ये एक लौता टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन आता है हर स्टिग्मा के ऊपर। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनोगैमी और द एलोगैमी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तीन टाइप के पढ़े, ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, जेनोगैमी। अब हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, यानी हम लोगों ने देखा तीन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए है ना, तो उन एजेंट्स की बात करते हैं। तो बोला गया है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, दूसरे हो जाते हैं एबायोटिक। अच्छा, बायोस का मतलब होता है लाइफ और एबायोस का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। तो पहले बात करते हैं बायोटिक एजेंट की। तो बायोटिक एजेंट जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, these are the biotic agents or the living agents of the pollination। आगे बोला गया है ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को यूज करते हैं ताकि उनमें पॉलिनेशन हो और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। यानी कि अगर हमने बात किया बायोटिक एबायोटिक का रेशियो, तो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ज्यादा है और एबायोटिक एजेंट कम है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो पॉलिनेट होते हैं वो होते हैं वाया बायोटिक एजेंट और माइनॉरिटी ऑफ द प्लांट जो पॉलिनेट होते हैं वो होते हैं वाया एबायोटिक एजेंट। देखो आगे बोला गया है एबायोटिक एजेंट्स की अगर बात करें तो ये नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि विंड एंड वाटर। तो विंड एंड वाटर आर दी एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। आगे बोला गया है pollen relies on chances or the factor to reach the stigma। तो यहाँ पे बोला गया है कि जरूरी नहीं है जो पॉलन रिलीज हो रहा है अंदर से वो स्टिग्मा तक पहुंचे ही पहुंचे, चांसेस होते हैं अगर वो पर्टिकुलर बायोटिक एबायोटिक एजेंट उस टाइम मौजूद है तब जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी जिससे फर्दर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो बायोटिक मींस लिविंग एजेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट। अब नॉन लिविंग एजेंट हमारे दो है मेन, पहला है विंड और दूसरा है वाटर। अगर हम यहाँ पे विंड की बात करें तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज द एनीमोफिली। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसे हम एनीमोफिली बोल देते हैं, ठीक है। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिली। ठीक, दो टाइप के पॉलिनेशन हो गए, एक हो गया एनीमोफिली और दूसरा हो गया हाइड्रोफिली। एनीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय विंड, हाइड्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय वाटर। अब यहाँ पे एक बायोटिक एजेंट्स में मेन देखो इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड, तो सिलेबस में इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है। तो देखो बोला गया है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज द, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज द एंटोमोफिली, कॉल्ड एज द एंटोमोफिली, ठीक है। अगर यही बात किया जाए पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, तो बर्ड्स की जो पॉलिनेशन होता है इसे हम कह देते हैं ऑर्निथोफिली। दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्निथोफिली और द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अगर यहीं पे बैट के थ्रू पूछ लिया जाए तो पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड एज द चिरोप्टेरोफिली। दिस इज कॉल्ड एज द चिरोप्टेरोफिली, इट इज द पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो अब एक एक करके हम बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे। तो पहले हम एबायोटिक एजेंट में जो हमारा पहला एजेंट है जिसे हम विंड बोल रहे हैं, तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एनीमोफिली, अभी बताया था। तो एक बात हम जरा ध्यान रखेंगे कि अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है
या पॉलिनेशन अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो इसमें क्या चेंजेस है, या अगर बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, तो जो प्लांट्स होंगे उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। अगर प्लांट एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, फिर चाहे वो विंड हो या वाटर, तो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू प्लांट में पॉलिनेशन होता है, तो इस केस में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पहली बात तो नेक्टर नहीं बनता है, ना ही उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ना ही फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल होते हैं। जो फ्लावर्स बनते हैं एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू में, वो फ्लावर डल होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है अगर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, तो इस केस में जो फ्लावर्स होंगे बहुत सुंदर होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, कलरफुल पेटल्स होंगे, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, सेंट प्रोड्यूस करेंगे और ढेर सारे पॉलन प्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पे पहले तो हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स की। तो बोला गया है कि एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी विंड और वाटर में अगर बात करी जाए, तो विंड के थ्रू ज्यादा स्पीशीज ऑफ प्लांट पॉलिनेट होते हैं, तो विंड पॉलिनेशन जो है ये ज्यादा कॉमन है पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट में। तो बोला गया है जो फ्लावर्स है बहुत ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, अभी बताया, क्योंकि एबायोटिक एजेंट अट्रैक्ट करना नहीं है इंसेक्ट को या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, ना ही इनमें नेक्टर बनता है, ना ही ये बहुत सुंदर है, ना ही इनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है, ना ही इनमें कोई सेंट प्रोड्यूस होती है। आगे बोला गया जो पॉलन्स होते हैं ड्राई होते हैं। ड्राई का मतलब जो पॉलन्स है ये बिल्कुल सूखे सूखे होंगे और लाइट वेट यानी वेट में हल्के होंगे। अगर सूखे हैं हल्के हैं तभी तो हवा चलेगी तुरंत पॉलन उड़ जाएंगे। यहाँ पे बोला गया जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ड्राई होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी मतलब बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होते हैं। क्या होगा अगर पॉलन ग्रेन्स चिपचिपे हो जाए? अगर पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होंगे तो इस केस में जो पॉलन ग्रेन्स है वो हो सकता है लीफ से चिपक जाए या प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से चिपक जाए और पॉलन वेस्ट हो जाएगा और पॉलन स्टिग्मा पे पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बोला गया है इसीलिए पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं और स्टेमन्स एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज स्टेमन का मतलब होता है कि ये हवा में उठे हुए होते हैं ताकि जैसे ही हवा चले स्टेमन्स तुरंत मूव करें। स्टेमन्स के फ्लक्शन की वजह से जो एंथर है, एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर हवा में आ जाए, इसीलिए बोला गया है जो स्टेमन्स होते हैं ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं। आगे बोला गया है इस केस में जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा होती है ये बहुत बड़ा होता है साइज में। स्टिग्मा साइज में बड़ा होता है ताकि इजीली पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। पहली बात तो स्टिग्मा साइज में बड़ा है, साथ ही साथ स्टिग्मा फेदरी है। फेदरी होने का मतलब लाइट वेटेड है, भी जैसे हवा चलेगी वैसे स्टिग्मा विंड में फ्लटर करेगा, विंड में मूव करेगा, जिससे चांसेस ऑफ पॉलन ट्रैपिंग बढ़ जाएंगे। यानी विंड में स्टिग्मा मूव कर रहा है, अब पॉलन ग्रेन्स किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के सरफेस पे आके लैंड कर जाए और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आगे बोला गया है जो मेन कैरेक्टर्स है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का, इन केस में यानी विंड पॉलिनेटेड स्पीशीज में एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा और इस केस में एक ही सीड बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने बोला कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनमें एक ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ये जो पॉइंट दिखा है ना, दिस इज द पॉइंट नंबर 4, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टडी द एनिमोफिली और द पॉलिनेशन बाय विंड। आगे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कई सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रुप बना लेते हैं और इन्फ्लोरेसेंस यानी क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स बनता है, इन्फ्लोरेसेंस में पैक हो जाते हैं ताकि चांसेस ऑफ पॉलन ज्यादा हो कि ज्यादा पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड कर सके। यहाँ पे बोला गया न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू अ सिंगल इन्फ्लोरेसेंस। कई सारे फ्लावर्स पैक होकर एक गुच्छे बना लेंगे फ्लावर का। तो ये पॉइंट्स थे सारे एनिमोफिली के। जरा इस डायग्राम में देखें हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो ये सब एंथर प्रेजेंट है, ये सब एंथर है, यहाँ से पॉलन रिलीज हुआ इजिली ये स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोगों ने बात करी एनिमोफिली की विच इज द पॉलिनेशन बाय विंड। तो क्या क्या हो रहा था पॉलिनेशन बाय विंड में? पॉलन ड्राई थे, लाइट वेटेड थे, स्टेमन्स एक्सपोज थे ताकि पॉलन ग्रेन इजिली हवा में रिलीज हो जाए। साथ ही साथ फीमेल की बात करें तो इस केस में स्टिग्मा बड़ा था, फेदरी था और मूव कर रहा था विंड में, जिससे चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स लैंडिंग के बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक सिंगल ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही मिल रहा था। कई सारे फ्लावर्स पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस बना रहे थे। नेक्स्ट है एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, और दी पॉलिनेशन बाय वाटर। तो नेक्स्ट केस आ जाता है पॉलिनेशन बाय वाटर। अच्छा, पॉलिनेशन बाय वाटर में बोला गया है कि ये लेस कॉमन होता है,
यानी अगर एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होगा, लेकिन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कम होता है, क्योंकि कुछ ही ऐसे फ्लावर होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के सरफेस पे मिलते हैं। ज्यादातर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, जैसे हमने बोला सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, और जो फ्लावर है ये ऊपर आ रहा है, इन इस फ्लावर का जो पेडिसल है, जो स्टॉक है, बहुत लंबी है, जिसकी वजह से वाटर के सरफेस के ऊपर आ गया। अब क्योंकि अगर ये फ्लावर वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस केस में वाटर के थ्रू तो पॉलिनेट हो ही नहीं सकता, इस केस में जो पॉलिनेशन होगा ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगा या विंड के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे उन प्लांट्स में जो कि वाटर के सरफेस पर रहेंगे या फिर बिलो द वाटर सरफेस रहेंगे, इन केस में ही पॉलिनेशन बाय वाटर हो पाता है। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोफिली होते हैं, एक होता है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो हम अगर बात करें एपीहाइड्रोफिली की, तो एपीहाइड्रोफिली के केस में जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के सरफेस पे हो रहा है। हमने बोला सपोज दिस इज द फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है और ये वाटर का सरफेस है, तो जो फीमेल फ्लावर है वाटर के सरफेस पे अगर आ गया और मेल फ्लावर जो है ये भी मूव करके वाटर के सरफेस पे आ गए, तो होगा क्या, जो फीमेल फ्लावर है इसके कांटेक्ट में मेल फ्लावर आ जाएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट इन द केस ऑफ वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। तो ये जो डायग्राम बना है ये दिखाया जा रहा है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। तो यहाँ पे है क्या, ये देखो मेल फ्लावर्स है, ये सब मेल फ्लावर्स है, इनमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, और ये प्रेजेंट है हमारे पास फीमेल फ्लावर। देखो इसका स्टिग्मा जो है लॉन्ग स्टॉक की मदद से वाटर के सरफेस पे आ गया। अब जो ये देखो दिस इज द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल दिखाया गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेल फ्लावर्स है ये भी देखो वाटर के सरफेस पे आ गए। अब हमें पता है वाटर रुकता नहीं है, वाटर कभी स्टिल नहीं होता, वाटर मोशन में होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, वाटर जैसे मूव करेगा वैसे ही, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है ये भी वाटर के साथ पैसिवली मूव करेंगे और ये पहुंच जाएंगे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक और ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये पैसिवली मूव करते हैं वाटर करेंट्स की वजह से और ये फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर। एक केस हमने देखा पहला एपीहाइड्रोफिली, यानी पॉलिनेशन the type of pollination which is taking place on the surface of the water, water के surface पे pollination देखा है। एग्जाम्पल था इसका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के केस में। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली। अच्छा हाइपोहाइड्रोफिली का केस क्या होता है, जरा यहाँ देखेंगे ध्यान से बोर्ड पे, हमें हाइपोहाइड्रोफिली दिख जाएगा। हमने बोला सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, ये वाटर का सरफेस है। अभी यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स बन रहे हैं, ये लीव्स हैं, यहाँ पे भी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये रूट्स आ गई, रूट्स आ गई। अब हमने बोला यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर बन रहे हैं, एक बन रहा है मेल फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला दिस इज द मेल फ्लावर और यहाँ पे बन रहा है फीमेल फ्लावर। अब देखो हुआ क्या, जो मेल और फीमेल फ्लावर है वाटर के अंदर डूबे हुए हैं, यानी सबमर्ज है वाटर के अंदर। अब इसी सबमर्ज कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन्स है रिलीज हो जाएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स जब पानी के अंदर ही इस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के नीचे हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है, इसीलिए इस टाइप को पॉलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो बोला गया है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कंप्लीटली बीनीथ द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस के नीचे, यानी ये सबमर्ज प्लांट्स में होता है। सबमर्ज मतलब जो पानी के अंदर डूबे होते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल दे रखा है ज़ोस्टेरा, जिसे हम सी ग्रास बोलते हैं। तो सी ग्रास के केस में यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, जो प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। जैसे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सपोज दिस इज द पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग, दिस इज द म्यूसिलेजिनस कोटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द म्यूसिलेजिनस कोटिंग। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी फ्लावर्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं इनमें म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है और ये म्यूसिलेजिनस कोटिंग बचाती है पॉलन ग्रेन को पानी में भीगने से, प्रिवेंट्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, पानी में भीगने से इन पॉलन ग्रेन्स को बचा लेती है। साथ ही साथ पॉलन ग्रेन्स वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज के केस में रिबन शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हाइपोहाइड्रोफिली में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस कोटिंग ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज। तो हम लोगों ने सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन कंप्लीट किया जो था हमारा एबायोटिक एजेंट में हाइपोहाइड्रोफिली, और हमने बताया दैट हाइपोहाइड्रोफिली इज लेस कॉमन, ये कम कॉमन होता है इन द केस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं
बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, तो बायोटिक एजेंट्स के लिए बोला गया है इट इज द लिविंग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक की बात कर रहे हैं तो बायोटिक हो जाते हैं लिविंग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो कितना सुंदर सा बर्ड बना हुआ है, कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई बनी हुई है। तो देखो हनी बीज भी हैं यहाँ पे, और देखो बड़ी वाली बम्बल बीज भी हैं। तो ये जितने भी स्पीशीज दिख रही है ना, दीज आर दी लिविंग स्पीशीज, ये सब की सब बायोटिक एजेंट्स में आती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज अ बर्ड, pollination by bird is also called as the ornithophyly। अभी हमने बताया था this is the ornithophyly। अभी यहाँ चाहे बीज की बात करें, चाहे बम्बल बीज की बात करें या बटरफ्लाइज की बात करें, तो ये सब क्या है, these are all the insects and pollination by insect is called as the entomophily। ये बात हमने अभी बताई है, ठीक है। और अभी हमने ये भी बताया कि अगर फ्लावर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट होता है तो इस केस में जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर होने का मतलब जो पेटल्स होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, साथ ही साथ इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, यानी कि ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें नेक्टर बनता है, यानी फ्रूटी कंपाउंड बनता है, जिसको लेने के लिए इंसेक्ट्स प्लांट पे आते ही आते हैं। तो बोला गया है बायोटिक एजेंट्स के केस में अगर फ्लावर बड़ा है, यानी अगर फ्लावर का साइज बड़ा है तो सिंगल सिंगल प्रेजेंट होगा, और यानी अगर फ्लावर छोटा है, अगर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो कई सारे फ्लावर क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे ताकि वो इजीली दिख पाए इंसेक्ट को। तो बोला गया है फ्लावर्स आर लार्ज, फ्लावर्स बड़े हैं, कलरफुल हैं, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनमें नेक्टर भर भर के मिलता है ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। आगे बोला गया है जब फ्लावर्स छोटे होंगे तो ये फ्लावर क्लस्टर में मिलेंगे, यानी ग्रुप में मिलेंगे, और ग्रुप में ये इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं, यानी गुच्छा बना देते हैं फूलों का, जिससे इंसेक्ट जो है वो देख पाए और आ पाए और पॉलिनेशन में मदद कर पाए। आगे बोला गया है एनिमल्स आर विजुअली अट्रैक्टेड। विजुअली अट्रैक्टेड का मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर्स को देख पाते हैं, इसलिए वो कलर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसलिए बोला गया है एनिमल्स आर विजुअली अट्रैक्टेड बाय ब्राइट कलर्स एंड डिस्टिंक्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस। तो फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस के लिए ये अट्रैक्टेड होते हैं, साथ ही साथ जो कलर्स होते हैं, कलर्स की तरफ से अट्रैक्टेड होते हैं, तभी ये इंसेक्ट्स या फिर जो एनिमल्स हैं ये फ्लावर्स के पास जाते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा ना कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इनके अलावा जो बड़े एनिमल्स हैं वो भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जैसे अगर हमने बोला एलिफेंट, या हमने बोला गिग्गो लिजर्ड, या रोडेंट्स के बारे में बात करें, या लेमुर्स की बात करें, इवन ह्यूमंस भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अनविलिंगली अननोइंगली ये भी पॉलिनेशन में मदद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है मेरे पास, एक प्लांट होता है जिससे हम बोलते हैं रफलेसिया, ठीक है। तो रफलेसिया इट इज द लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर है, और इस रफलेसिया के केस में जो पॉलिनेशन होता है ये होता है बाय एलिफेंट, ठीक है। तो रफलेसिया के केस में जो पॉलिनेशन होता है ये होता है बाय एलिफेंट, और इसे हम एलाइफोफिली बोल देते हैं। तो ये हो गया बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एक छोटा सा पॉइंट और है, हम लोगों ने देखा है कि कई बार कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास से बहुत गंदी स्मेल आती है, यानी जो ऐसे प्लांट्स हैं, जो ऐसे फ्लावर्स हैं फॉल ओडोर सेक्रेट करते हैं और हम वहां से भग जाते हैं। हमारे लिए तो वो फॉल ओडोर है, लेकिन बीटल्स और फ्लाइज के लिए वो अच्छी खुशबू है, ठीक है, यानी गुड ओडोर है, बैड ओडोर नहीं है उनके लिए। तो होता क्या है, कुछ फ्लावर्स जो हैं ये फॉल स्मेल सेक्रेट करते हैं ताकि अपने पॉलिनेटर्स, बीटल्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। यानी सारे फ्लावर्स में से अच्छी खुशबू नहीं आती है, किसी में से गंदी स्मेल यानी बदबू भी आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। अब यहाँ पे अगर कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी एनिमल है किसी फ्लावर पे विजिट कर रहा है, तो फ्लावर उससे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं ना, चाहे वो नेक्टर हो या पॉलन हो या विजुअली अट्रैक्शन हो। तो यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरल रिवॉर्ड। तो फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जब कोई भी एनिमल किसी फ्लावर पे विजिट करता है तो फ्लावर उसे इन रिटर्न कुछ गिफ्ट देता है, इसी गिफ्ट को हम फ्लोरल रिवॉर्ड बोलते हैं। तो फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलन। साथ ही साथ ये सेफ प्लेस भी प्रोवाइड कराते हैं कई सारे प्लांट्स, जिससे जो इंसेक्ट्स हैं वो एग ले कर पाते हैं। जैसे पहला केस दे रखा है टॉलेस्ट फ्लावर के बारे में,
तो हमारे पास एक टॉलेस्ट फ्लावर है जिसका नाम है एमोर्फोफेलिस फ्लावर, ठीक है। तो जो टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलिस है, इसकी हाइट 6 फीट है, मेरे से भी ऊंचा फ्लावर होता है ये। तो यहाँ पे एमोर्फोफिलिस 6 फीट हाइट का फ्लावर होता है। इस केस में एमोर्फोफिलिस जो होता है ये अपने अंदर साइट प्रोवाइड कराता है जिससे इंसेक्ट अंडे दे पाते हैं, यानी ये एग लेइंग हेवन मतलब एग लेइंग साइट प्रोवाइड कराता है जिससे इंसेक्ट एग ले कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पे दे रखा है सिम्बायोटिक। देखो सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल का मतलब दो स्पीशीज हैं, दोनों एक साथ रह रही हैं और एक साथ अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रही हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा गया है इन बिटवीन यूका प्लांट एंड द प्रोनुबा मॉथ, यानी यूका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो मॉथ लिखा है, सिर्फ मॉथ का मतलब यहाँ पे हम जिस मॉथ की बात कर रहे हैं वो मॉथ है हमारा प्रोनुबा मॉथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या लिखा है, यूनिक ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि यूका प्लांट पॉलिनेट होता है सिर्फ प्रोनुबा मॉथ के, और प्रोनुबा मॉथ की स्पीशीज चल पा रही है सिर्फ और सिर्फ यूका प्लांट की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बोल रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये रिलेशनशिप होता है क्या है, जो यूका प्लांट है इसके फ्लावर में ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर कैविटी है जिसे लोक्यूल बोला जाता है। तो जो फीमेल प्रोनुबा मॉथ है फ्लावर टू फ्लावर मूव करती है, एक सुटेबल एग लेइंग साइट को ढूंढती है। अल्टीमेटली होता क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब मूव करती है तो इस मॉथ की पूरी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। जब इसकी मॉथ की बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, जब ये स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल्स के थ्रू एंटर करके जब ओवरी तक पहुंचती है, लोक्यूल तक पहुंचती है, तो फ्लावर जो है वो तो पॉलिनेट हो जा रहा है, साथ ही साथ जो फीमेल मॉथ है ये लोक्यूल के अंदर अंडे दे देती है, एग ले करती है, जिससे हो क्या रहा है, फ्लावर तो पॉलिनेट हो जा रहा है, साथ ही साथ यूका जो प्रोनुबा मॉथ है इससे एग लेइंग साइट मिल गई। अब होगा क्या, जैसे जैसे सीड मैच्योर होना स्टार्ट करेगा, सीड डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे एग्स हैच करेंगे, एग से लार्वा रिलीज होते चले जाएंगे, और जो यूका प्लांट होता है ये अपने कुछ सीड्स को प्रोनुबा मॉथ के लार्वास को फीड करा देता है, जिससे दोनों अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो ये एक केस है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। वैसे ही इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव करते हैं तो इनकी पूरी बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स है ये चिपक जाते हैं, और जब एक से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते रहते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है। आगे बोला गया है पॉलन स्लैश नेक्टर रॉबर्स। अच्छा देखो, अगर कहीं गिफ्ट मिल रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कुछ काम वाम करते नहीं है, बस गिफ्ट लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पॉलन या नेक्टर रॉबर ये वो इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करेंगे, विच मींस दे डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन बट दे टेक अवे द फ्लोरल रिवॉर्ड, यानी ये फ्लोरल रिवॉर्ड लेके चले जाएंगे, नेक्टर और पॉलन लेके चले जाएंगे, लेकिन ये पॉलिनेशन में कोई मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पॉलन स्लैश नेक्टर रॉबर हो गया, दीज आर द इंसेक्ट दैट कंज्यूम रिवॉर्ड विदाउट पॉलिनेटिंग, यानी पॉलिनेशन में मदद नहीं करेंगे लेकिन ये फ्लोरल रिवॉर्ड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। तो देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए बोला गया है कि एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है प्लांट में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बोल रहे हैं दीज आर द स्पेशल अडेप्टेशन इन प्लांट्स बाय व्हिच प्लांट डिस्करेजेस सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ये प्लांट में इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है जिससे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एडेप्टेशंस है फ्लावर में जिससे फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जेनोगैमी या एलोगैमी को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आए और इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ये बच सके। अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट में कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो एक टाइम के बाद जो सीड्स बनते हैं वो लो क्वालिटी के बन जाते हैं। तो इस केस में सीड्स लो क्वालिटी के बनेंगे, प्लांट अच्छा नहीं बनेगा, तो इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देंगे। तो यहाँ पे प्लांट कंटिन्यूअसली क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा, सेल्फ पॉलिनेशन रोक देगा ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, साथ ही साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती रहे। तो ये था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन। एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस these are the inbuilt mechanism in the plant by which plant discourages self pollination
एंड इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन, यानी इन क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर देता है। अब यहाँ पे ढेर सारे टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला डिवाइस आता है डाइकोगैमी। तो ध्यान देंगे व्हाट इज डाइकोगैमी, दिस इज डाइकोगैमी। तो देखो डाइकोगैमी का मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर ना हो। अभी हम लोगों ने ऑटोगैमी पढ़ा, तब हमने बताया ऑटोगैमी के केस में जो एंथर है और जो स्टिग्मा है दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, यानी सिंक्रोनी होनी चाहिए दोनों के बीच में, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। लेकिन अगर सिंक्रोनी ना हो तो इस केस में क्या होगा, अगर सिंक्रोनी नहीं होगी तो इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। तो डाइकोगैमी होता क्या है, इट इज द डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एंथर एंड द स्टिग्मा, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों जब अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं तो इसी को हम डाइकोगैमी बोल देते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाए, यानी पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले गाइनोशियम मैच्योर हो जाए। तो पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है या पहले गाइनोशियम मैच्योर हो रहा है, इस बेसिस पर डाइकोगैमी हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला आ जाता है प्रोटैंड्री कंडीशन, प्रोटैंड्री का मतलब होता है एंड्रोशियम। प्रो ध्यान देंगे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या पहले की बात करें, इट इज द फर्स्ट। एंड्री का मतलब एंड्रोशियम की बात करें, तो जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो इस कंडीशन को हम प्रोटैंड्री कंडीशन बोल देते हैं, जैसे सनफ्लावर के केस में देखने को मिलता है। लेकिन अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए, फिर से प्रो मीन्स फर्स्ट, गाइनी मीन्स गाइनोशियम, अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए तो इसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो यहाँ पे डाइकोगैमी इट इज द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस। यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी का ये एनसीईआरटी की लाइन है, नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी का मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा की मेच्योरिटी अलग अलग टाइम पे हो। जब एंथर और स्टिग्मा की मेच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है तो इसी को हम डाइकोगैमी बोलते हैं। डाइकोगैमी में दो कंडीशन, पहली कंडीशन प्रोटैंड्री कंडीशन और सेकंड कंडीशन आ जाएगी प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री मतलब एंड्रोशियम और पहला, यानी यहाँ पे इस केस में एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। प्रोटोगाइनी मतलब प्रो मीन्स पहला, गाइनी मतलब गाइनोशियम, यानी इस केस में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। यानी स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, स्टिग्मा मैच्योर का मतलब है स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव फर्स्ट, यानी स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी बोल देंगे। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस हो जाता है हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी का मतलब हो जाता है इट इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा। जरा ध्यान देंगे, फिजिकल सेपरेशन की बात करें तो हमने बोला अगर ये एक फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, और ये मेल पार्ट यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द मेल पार्ट, और ये बन जा रहा है फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। अब क्या हो कि अगर यहाँ सेपल्स बहुत ढेर सारे हो और सेपल्स इस तरीके से बीच में आ जाए मेल और फीमेल पार्ट के, यहाँ पर ढेर सारे सेपल्स हैं और सेपल्स बीच बीच में आ जाए मेल और फीमेल पार्ट के, तो मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे से दूर दूर हो गए ना, और दोनों के बीच में क्या आ गया, दिस इज दी फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, तो जब फिजिकल सेपरेशन आ जाता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पार्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द हर्कोगैमी। अगर यहाँ फिजिकल सेपरेशन हो गया तो यहाँ जो एंथर रिलीज होंगे ये स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए दोनों पास पास होने चाहिए ना, जब ये स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हर्कोगैमी इज द सेकंड मेन आउटब्रीडिंग डिवाइस which says that it is the physical separation of anther and stigma which prevents self pollination। ये self pollination को रोक देगा क्योंकि यहाँ पर physical separation present होगा। Next outbreeding device is the self incompatibility। Next and the third outbreeding device it is the self incompatibility or the self sterility। तो यहाँ पे पहली बात तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म इन प्लांट। जेनेटिक मैकेनिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट खुद से ये चीज करा रहा है। ठीक है, खुद से कैसे करा रहा है, देखो हमने बोला कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये अपर पार्ट दिस इज दी एंथर, ये एंथर हो गया। ठीक है, अब इन सब एंथर में होगा क्या, इन सब एंथर में बनेंगे पॉलन ग्रेन। ब्लू से बना रहे, ध्यान देना, ये सब एंथर में बन रहे हैं पॉलन ग्रेन। अब हमने बोला इसी के बगल में एक और फ्लावर बना दें, ये बना दिया हमने सेकंड फ्लावर, यहाँ पे भी एंथर प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो दी एंथर, ये प्रेजेंट है यहाँ पे फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे भी बन रहे हैं एंथर, यहाँ पे देखो ये सेम फ्लावर है ना, जब इसी फ्लावर के पॉलन
इसके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ध्यान देना, जब इसी फ्लावर के पॉलन से निकला, जब इसी फ्लावर के पॉलन इसके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो इस केस में पॉलिनेशन तो हो गया लेकिन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लिख दे रहे हैं नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो पोलन आया है वो सेम प्लांट का आया है। ध्यान देंगे, सेम फ्लावर का पोलन जब स्टिग्मा पे आएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा के पास एबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यहाँ पे बोला गया स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो सही है या पोलन ग्रेन गलत है। अगर सही टाइप का पोलन ग्रेन आएगा तब इस केस में फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, और अगर गलत टाइप का पोलन आएगा तो इस केस में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी ब्लू वाले पोलन के केस में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने बोला इस फ्लावर का पोलन आ जाए, यानी इस पिंक पोलन की बात करें, तो इस पिंक पोलन के केस में पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा कि यहाँ पोलन ट्यूब बन रहा है उधर पोलन ट्यूब नहीं बन रहा है? ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ का मतलब खुद के फ्लावर का पोलन जब पहुंचेगा तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन पहुंचा तो इस केस में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा ही होगा। अगर ये केस है तो इस केस में ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता, यानी इन द केस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर्स ऑटोगैमी कैन नॉट टेक प्लेस, ऑटोगैमी यहाँ नहीं हो सकता। ये लिख दे रहे हैं, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगा, लेकिन बट गिटोनोगैमी कैन टेक्स प्लेस, गिटोनोगैमी कैन टेक्स प्लेस। यहाँ पे गिटोनोगैमी हो सकती है लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगी, यानी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा लेकिन सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यानी कि सेम प्लांट के अगर दूसरे फ्लावर से पॉलन आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा तब पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा अबाउट दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और दिस सेल्फ स्टेरिलिटी। पहली बात ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, दूसरी बात ये ऑटोगैमी को रोकता है लेकिन गिटोनोगैमी को ये फेवर करता है। फोर्थ जेनेटिक मैकेनिज्म, फोर्थ मैकेनिज्म इज द यूनिसेक्सुअलिटी और द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जरा समझे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि हम लोगों के पास पहली बात तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है मोनोइशियस प्लांट, दूसरी कंडीशन है डायोशियस प्लांट। अच्छा ध्यान दें, मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर आएगा अलग और फीमेल फ्लावर आएगा अलग, तो दिस इज द मोनोइशियस कंडीशन। अगर डायोशियस की बात करें तो एक प्लांट ये, दूसरा प्लांट ये, दो अलग अलग प्लांट और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं दो अलग अलग टाइप के फ्लावर, यानी मेल फ्लावर के लिए मेल प्लांट और फीमेल फ्लावर के लिए फीमेल प्लांट। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम डायोशियस, डाई का मतलब टू, यानी टू डिफरेंट फ्लावर्स की बात करेंगे। तो मोनोइशियस के केस में देखो दो अलग अलग फ्लावर है, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर है, यहाँ से ये मेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन निकलेगा, इधर स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम डायोशियस केस में देखें तो ये जो पूरा का पूरा प्लांट है इसमें सिर्फ एक टाइप के गैमीट प्रेजेंट है जो कि है मेल पार्ट, और दूसरा वाला देखें तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो ये हो जाएगा मेल प्लांट और ये हो जाएगा फीमेल प्लांट। तो यानी इन द केस ऑफ मोनोइशियस प्लांट के केस में ऑटोगैमी हो सकती है, ऑटोगैमी नहीं हो सकती है, लेकिन गिटोनोगैमी हो सकती है। यहाँ पे गिटोनोगैमी कैन टेक्स प्लेस, यहाँ पे गिटोनोगैमी होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फ्लावर है। लेकिन इस केस में डायोशियस केस में दो अलग अलग प्लांट है ना, और हम लोगों ने पढ़ा था जब दो अलग अलग प्लांट होते हैं तो इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, यानी इस केस में सिर्फ और सिर्फ जेनोगैमी होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस इज द हेटेरोस्टाइली। लास्ट टाइप है हेटेरोस्टाइली। देखो हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, स्टाइली मतलब हाइट, या हम यहाँ पे स्टाइल की बात कर ले तो हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जिसमें डिफरेंट लेंथ प्रेजेंट हो स्टेमन और स्टाइल की, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। तो हम यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर बना दे रहे हैं,
क्रॉस पॉलिनेशन को समझने के लिए। एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ठीक है। तो हमने बोल दिया ये है मेल पार्ट और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं दिस इज द फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे देखो जो फीमेल पार्ट है इसकी हाइट बहुत लंबी है और जो मेल पार्ट है इसकी हाइट बहुत छोटी है। तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। या फिर हम एक ऐसे कंडीशन बना दें जिसमें मेल फ्लावर की हाइट बहुत बड़ी हो जाए और मेल फ्लावर जो मेल पार्ट है फ्लावर से बाहर निकलने लगे और जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल पार्ट है, इसकी हाइट बहुत छोटी हो जाए और ये नीचे रह जाए। तो दोनों ही केसेस हमारी हेटेरोस्टाइली की है और दोनों ही केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि स्टेमन और स्टाइल इन दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक जो था हेटेरोस्टाइली। तो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा, हमने बताया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है प्लांट में, जिससे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। साथ ही साथ हमने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 5 टाइप देखे। पहला था डाइकोगैमी, यानी कि एंथर और जो स्टिग्मा है दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, प्रोटैंडरी प्रोटोगाइनी कंडीशन देखी। फिर हम लोगों ने देखा सेकंड था हमारा हर्कोगैमी, यानी फिजिकल सेपरेशन प्रेजेंट था बिटवीन दी एंथर एंड दी स्टिग्मा। थर्ड हमने देखा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे सेम फ्लावर का अगर पॉलन आता है स्टिग्मा पे तो स्टिग्मा उसे जर्मिनेट करने नहीं देता है। फिर हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इसमें मोनोशियस डायोशियस दोनों कंडीशन देखी। मोनोशियस में गिटेनोगैमी हो सकती है, जेनोगैमी भी हो सकती है और डायोशियस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ जेनोगैमी होगी, क्योंकि मेल और फीमेल प्लांट ही दोनों अलग अलग है। इसका एग्जांपल होता है पपाया। और लास्ट केस, फाइनल केस हमने देखा हेटेरोस्टाइली। इस केस में जो स्टाइल और स्टेमन है दोनों की लेंथ अलग अलग है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने आज 2 मेजर टॉपिक कंप्लीट किए। पहला था पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और फिर हम लोगों ने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के जितने क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पोस्ट करें, उसका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।